हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ चुके हैं एफआईआर किस सेक्शन के तहत लिखी जाती है। मतलब संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होती है तो जो संज्ञेय मामले की सूचना होती है उसको हम एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड करते हैं, जो कि बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के प्रावधानों का पालन करते हुए तैयार की जाती है, लेखबद्ध की जाती है। आफ्टर एफआईआर थाने के बाहर साधक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस फैक्ट पर जिस घटनाक्रम की एफआईआर हुई है उस घटनाक्रम से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए जाना, साक्ष्य ऐसे एकत्रित किए जाना जिससे कि पीड़िता को न्याय मिल सके और उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना, घटनास्थल को सुरक्षित करना ताकि घटनास्थल पर मौजूद फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, जो पैरों के और हाथों के चिन्ह होते हैं वह मिल सके। अधिकांशतः देखने में मिलता है कि घटनास्थल डिस्टर्ब कर दिया जाता है पीड़ित के परिवार वालों की तरफ से या अन्य देखने वाले लोगों की तरफ से। तो वो समय ऐसा रहता है कि उस समय इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए कुछ समय के लिए अपने आप को संभालना होगा। संभालना इसलिए होगा क्योंकि उस पीड़ित को न्याय जो दिलाना है, संभालना इसलिए होगा अपने आप को ताकि वो घटनास्थल है, घटनास्थल बोलता है। घटनास्थल पर कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, घटनास्थल पर कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के ही जाता है। तो इसलिए घटनास्थल से डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, घटनास्थल पर छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर जहां फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे वहां परिवार के 10 लोगों ने हाथ लगा दिए तो वहां फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा। तो हमारा ये विशेष तौर पर रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी ऐसी घटना घटित होती है गंभीर प्रकृति की, वहां उस परिवार को, उनके पीड़ित व्यक्ति के लोगों को थोड़ा साहस, गंभीरता दिखानी पड़ेगी ताकि घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एकत्रित कर सके। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस की धारा 175 जो कि सीआरपीसी की धारा 156 के समरूप है। संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। जहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है वहां पर सबसे पहले विचार आता है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दिलीप के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा अन्य के प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, जिसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, निर्देशित किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिद्धांतों का पालन करना। क्या करना? उन सिद्धांतों का पालन करना। सिद्धांत कौन कौन से हैं हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं संज्ञेय मामले की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि जब भी संज्ञेय मामले में पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है तो इस धारा में, कौन सी धारा में? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 में अन्वेषण करने की शक्ति का उल्लेख है। संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण का प्रारंभ एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर किया जाता है। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसी के आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन चलता है। किंतु पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी केवल संदेह के आधार पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए बिना घटनास्थल पर आपराधिक अन्वेषण के लिए जा सकता है। देखिए, आपराधिक अन्वेषण दो कंडीशंस होती हैं, या तो डायरेक्ट आकर के एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और जहां ये संदेह की स्थिति होती है कि कहीं ये घटना बनावटी तो नहीं है, कहीं ये घटना झूठी तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में इंसान एक दूसरे को फंसाना चाह रहा है। बहुत से ऐसे केस आए हैं जिसमें यह पाया गया है कि घटना झूठी है। आए दिन 2-4 ऐसे केस हो जाते हैं कि एक ने एक दूसरे को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट कर देते हैं। तो जब भी इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की सूचनाएं पुलिस को मिलती हैं तो थाने के भारसाधक अधिकारी को जैसे ही संदेह उत्पन्न होता है वैसे ही वह एफआईआर के बिना ही रोजनामचा में एंट्री करके घटनास्थल पर जा करके उस घटना के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करता है कि यह वाकई में सही है कि नहीं है।
ये घटना वाकई में सही है कि नहीं है। अगर घटना सही पाई जाती है तो वापस आकर के प्राथमिकी दर्ज करके फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या मौके पर भी 0 की FIR कायम कर सकते हैं थाने के भारसाधक अधिकारी। इस धारा के अधीन किया जाने वाला इन्वेस्टिगेशन उस समय से प्रारंभ माना जाएगा जब उप निरीक्षक अपराध की घटना स्थल पर पहुंचता है, ना कि जब वह पुलिस थाना छोड़ता है। जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचेगा वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। और इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि DK बसु के निर्णय में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, निर्देशित किया गया है, उन सिद्धांतों का पालन करना। तो पहला सिद्धांत क्या है? गिरफ्तारी करने और गिरफ्तार व्यक्ति के परिप्रेषण करने वाले पुलिस कार्मिक सही दृष्टिगोचर और स्पष्ट पहचान तथा नामपट अपने पदनाम सहित धारण करेंगे। जो भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर रहे हैं आप, तो जो भी पुलिस अधिकारी है वह अपनी स्पष्ट पहचान, क्या रहेगा? स्पष्ट पहचान धारित करेगा। मतलब निर्धारित वर्दी होगी उसकी, निर्धारित नेम प्लेट में उसका नाम और पदनाम भी लिखा होगा, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। क्या हो सके? स्पष्ट पहचान। ऐसे समस्त पुलिस कर्मियों को विशिष्टियां जो गिरफ्तार व्यक्ति के इंटेरोगेशन करते हैं एक रजिस्टर में अवश्य अवलिखित की जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका इंटेरोगेशन किया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो जितने भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा इंटेरोगेशन किया गया है उन सबका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए। नंबर दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस कार्मिक गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा। मतलब गिरफ्तारी का पंचनामा तैयार करेगा। क्या करेगा? गिरफ्तारी पत्रक तैयार करेगा। ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य है। अनुप्रमाणन मतलब उस गिरफ्तारी पत्रक को में दस्तखत, जो गिरफ्तारी पत्रक पुलिस अधिकारी के द्वारा तैयार किया गया है, उस गिरफ्तारी पत्रक में उस गिरफ्तार शुदा परिवार का एक सदस्य कम से कम होगा। क्या होगा? कम से कम एक सदस्य होगा, या उस स्थान का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अगर परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है जहां पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी होगा उसके भी हस्ताक्षर ले सकते हैं, प्रमाणन करवा सकते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसके भी उस मेमो में हस्ताक्षर होने चाहिए। और यह जो गिरफ्तारी मेमो है, गिरफ्तारी पत्रक है, मौके पर ही तैयार किया जाएगा जिस समय जिस स्थान पर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया है, यानी गिरफ्तारी की गई है। कब लिखा जाएगा गिरफ्तारी मेमो? मौके पर ही, जहां उस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। लेकिन एक बात और बता दें, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने से पहले उसकी जामा तलाशी जरूर लेना है। बहुत से केस ऐसे होते हैं जहां चांस कार्रवाई है, NDPS की कार्रवाई या दूसरी अदर कार्रवाइयां होती हैं, जहां पर पुलिस टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम को पहले अपनी खुद की तलाशी देनी होती है। किसको? जिसके खिलाफ संदेह होता है कि इसके पास फला प्रकार का अवैध मादक पदार्थ या विस्फोटक जो भी चीजें सामान मिलने की सूचना मिली हुई होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति की जामा तलाशी अवश्य ली जाए। जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके परिवारजन को गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है तथा किसी पुलिस थाना अथवा परिप्रेषण केंद्र या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा गया है, इस बात का हकदार होगा कि उसके किसी एक मित्र को या रिश्तेदार को या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जान पहचान का है या उसके कल्याण में हित रखता हो, यथाशीघ्र सूचना
किया जाए कि वह गिरफ्तार कर लिया गया है और विशेष स्थान पर निरुद्ध है जब तक कि गिरफ्तारी का ज्ञापन का अनुप्रमाणन साक्षी गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र रिश्तेदार स्वयं न हो। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी की सूचना उस गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के जान पहचान वाले मित्र रिश्तेदार उनको सूचित करना और यह भी बताना कि इस स्थान पर उसको गिरफ्तार करके लेके रखा गया है वृक्षा में। अगला पॉइंट है, यदि गिरफ्तार व्यक्ति का वाद मित्र या रिश्तेदार जिले या नगर से बाहर रहता है। अब बात आती है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है वो मौके पर नहीं है, जिले के बाहर है। उस स्थिति में क्या होगा? गिरफ्तारी के पश्चात 8 से 12 घंटे की अवधि के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी का समय, स्थान तथा निरोध का स्थान मतलब वेन्यू ऑफ कस्टडी उस जिले के विधिक सहायता संगठन तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से पुलिस द्वारा तार द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। जब कंडीशन ऐसी उत्पन्न होती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति उसके परिवार वाले मौके पर मौजूद नहीं है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अब गिरफ्तारी की सूचना दी जानी है, परिवार मित्रगण मौजूद नहीं है, तो उनको 8 या 12 घंटे के अंदर उनके परिवारजन को तार यानी टेलीफोन से सूचना देनी है कि इस सेक्शन धारा में अरेस्ट करके इस जगह पर कस्टडी में रखा गया है। अगला, जैसे ही वह गिरफ्तार किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी अथवा निरोध की सूचना किसी को दी जाने के इस अधिकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल अवगत कराया जाना चाहिए। साथियों, उसको तत्काल अवगत कराया जाएगा। फिर से समझिए, जैसे ही वह गिरफ्तार किया जाता है, जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसी को दी जाने के इस अधिकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल अवगत कराया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को तत्काल अवगत कराया जाना चाहिए। जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसी को दी जाने के इस अधिकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल मतलब आपको यह अधिकार है कि आपको गिरफ्तार किया गया, अब गिरफ्तारी की सूचना किसको दी जानी है, यह उसका अधिकार है बताना। व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में निरोध स्थान पर डायरी में प्रविष्ट अवश्य की जानी चाहिए, जिसमें वाद मित्र का नाम जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है तथा पुलिस अधिकारियों के नाम और विशिष्टियां भी जिनकी अपेक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है प्रकट किया जाएगा। जो डायरी है, केस डायरी है, रोजनामचा है, इसमें इस प्रकार की एंट्री की जाएगी कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था इन व्यक्तियों के समक्ष, और गिरफ्तारी की सूचना इस व्यक्ति को दी गई है जो किसके बताए अनुसार, जिसको गिरफ्तार किया गया उसके बताए अनुसार। अगला, यदि गिरफ्तार व्यक्ति अनुरोध करता है तो गिरफ्तारी के समय इसका परीक्षण भी कराया जाना चाहिए तथा उसके शरीर पर विद्यमान गहरी और मामूली क्षतियां, मेजर एंड माइनर इंजरीज यदि कोई हो तो उस समय अभिलिखित की जानी चाहिए। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अगर वह रिक्वेस्ट करता है तो उसकी एमएलसी यानी मुलाजा फॉर्म भर करके तत्काल उसकी एमएलसी कराई जानी चाहिए। तो जो भी आयु है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको अगर उस गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट दिखती है तो उसका अवश्य रूप से उल्लेख करना है और फिर उसका क्या करना है, डॉक्टरी मुलाजा भी कराना है। गिरफ्तार व्यक्ति का वृक्षा में निरोध के दौरान किसी प्रशिक्षित चिकित्सा द्वारा जो संबंधित राज्य अथवा संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा नियुक्त निबोधित चिकित्सकों के पैनल पर प्रत्येक 48 घंटे पर चिकित्सीय परीक्षण किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और पुलिस रिमांड में है तो उसकी 48 घंटे के अंदर डॉक्टरी यानी मुलाहजा होना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण, वो भी किससे, जो कि स्वास्थ्य सेवा निर्देशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल के द्वारा। अगला पॉइंट, ऊपर निर्दिष्ट गिरफ्तारी ज्ञापन सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां इलाका मजिस्ट्रेट की ओर उसके अभिलेखों में रखे जाने के लिए प्रेषित की जानी चाहिए। जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उससे संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रेषित की जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को
गिरफ्तार व्यक्ति को जब अभिरक्षा में रखा गया है, गिरफ्तार करके कस्टडी में रखा गया है, उस दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। उस दौरान वह अपने वकील से मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मिल सकता है। और साथ ही साथ जब इंटेरोगेशन होता है उस समय भी मिल सकता है। इंटेरोगेशन के शुरुआत के टाइम में मिल सकता है, लेकिन अंत तक नहीं। शुरुआत के दौरान जब भी इंटेरोगेशन होना है उसके स्टार्टिंग टाइम पे मिल सकता है, लेकिन इंटेरोगेशन के शुरू से अंत तक नहीं। समस्त जिला और राज्य मुख्यालयों पर पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान किया जाना चाहिए। जितने भी जिले हैं सब में एक कंट्रोल रूम होगा और कंट्रोल रूम में एक अधिकारी बैठेंगे और उनके पास एक रजिस्टर होगा। रजिस्टर में एंट्रियां होंगी। किस प्रकार की एंट्री होंगी कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तार की जाने के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी तथा अभिरक्षा के स्थान के बारे में सूचना संसूचित की जाएगी तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष में सहज दृश्य पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। पुलिस नियंत्रण कंट्रोल रूम में एक अधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। उसमें 12 घंटे के दौरान जितने भी थाना क्षेत्र हैं, जहां जहां जितने भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, किस धारा में किस स्थान से गिरफ्तारी की गई है, किस अपराध में, उसका पूरा का पूरा उल्लेख उसमें किया जाएगा। और साथ ही साथ गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना है? न्यायालय में पेश करना है। 24 घंटे के अंदर कहां पेश करना है? न्यायालय में पेश करना है। ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि घटित अपराध के संदर्भ में गवाह की हैसियत रखता हो, उस मामले में अन्वेषण का कार्य संचालित नहीं कर सकता है। साथियों, ये है जगन बनाम राज्य 1982। ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि घटित अपराध के संदर्भ में गवाह की हैसियत रखता हो, क्या रखता हो? गवाह की हैसियत रखता हो, वह उस मामले में अन्वेषण का कार्य संचालित नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया साथियों। जो कोई इस प्रकार से अगर वह उस मामले का गवाह है, शैडो साक्षी है, तो वह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। क्या बताएंगे? इस जजमेंट के निर्णय के बारे में अलग से बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अन्वेषण करने की शक्ति इसी धारा से मिलती है पुलिस को, जिसका सब क्लॉज एक कहता है कि कोई पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। संज्ञेय मामले का अन्वेषण मतलब पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी जिसको संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होती है, FIR रजिस्टर्ड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। उसको न्यायालय से परमिशन की जरूरत नहीं है। किस मामले में? संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होने पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि जीरो के FIR क्या होती है। जीरो के FIR का मतलब यही होता है कि दूसरे थाना क्षेत्र या दूसरे घटना स्थल की FIR दूसरे थाने में करना। मान लीजिए एक थाना है चंडीगढ़ में और घटना हुई है दिल्ली में, तो चंडीगढ़ में भी कंप्लेन दर्ज करा करके जीरो की FIR कहां भेजी जाएगी? दिल्ली भेज दी जा सकती है। उसका इन्वेस्टिगेशन कहां होगा? दिल्ली में होगा। तो जो सब क्लॉज 1 कहता है इस धारा का 175 का, वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन अपनी अधिकारिता में करेंगे। उस थाना क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र के भाषाधक अधिकारी हैं, TI हैं, अपने थाना क्षेत्र की सीमाओं के अंदर घटित अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो जीरो की FIR हुई थी या अपने थाना क्षेत्र की अधिकारता से बाहर का भी कोई क्षेत्र था और उसका भी इन्वेस्टिगेशन उस अधिकारी के द्वारा कर दिया गया है, थाने के भाषाधक अधिकारी के द्वारा, तो उसको गलत नहीं ठहराया जाएगा, दोषपूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं माना जाएगा। सब क्लॉज 1 में यह भी बताया गया है कि गंभीर मामले की इन्वेस्टिगेशन SP या तो DSP करें, या तो स्वयं SP करें या फिर DSP स्तर के अधिकारी करेंगे।
तो साथियों सब क्लॉज 1 में क्या बताया गया कि स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र है जो उसके अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनकी FIR रजिस्टर्ड होने पर उनका इन्वेस्टिगेशन उस थाने के आयु के द्वारा या थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर अधिकारिता के बाहर का भी इन्वेस्टिगेशन किसी अधिकारी के द्वारा कर दिया जाता है जो कि सब क्लॉज 2 कहता है तो वह भी दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संबंध में जजमेंट भी है। क्या है? सतविंदर कौर बनाम राज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे अन्वेषण करने की क्षेत्रीय शक्ति नहीं है। उसे अन्वेषण करने की क्षेत्रीय शक्ति नहीं है। सतविंदर कौर बनाम पंजाब राज के मामले में स्पष्ट किया गया सब क्लॉज 2। अब सब क्लॉज 3 क्या कहता है? सब क्लॉज 3 कहता है धारा 210 के अधीन, धारा 210 के अधीन कोई मजिस्ट्रेट, धारा 210 के अधीन कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसी जांच जो आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन को पूर्वोक्त प्रकार से ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि धारा 210 क्या कहती है। BNSS की धारा 210 कहती है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। क्या? मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, यानी कि मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं, FIR दर्ज करने के लिए बोल सकते हैं कि FIR दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। तो इसमें स्पष्ट किया गया सब क्लॉज 3 में कि जब भी कोई, देखिए 173 की उपधारा 4 क्या कहती है? 173 की उपधारा 4 कहती है कि जो किसकी कहती है कि कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इंकार कर दे, मतलब संज्ञेय मामले की सूचना की रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देता है, तो उस स्थिति में आप संबंधित जो भी आपका स्थानीय मजिस्ट्रेट है वहां आवेदन प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आवेदन कैसा होगा? विथ एफिडेविट के, शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित न्यायालय यानी माननीय मजिस्ट्रेट महोदय उस आवेदन पर विचार करेंगे, उसकी जांच करेंगे और उस आवेदन घटना से संबंधित पुलिस से भी उस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। उसके बाद संतुष्ट होने पर कि वाकई में संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, FIR और इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेशित करेंगे कि इसमें FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो सब क्लॉज 3 ये बोलता है। सब क्लॉज 4 क्या बोलता है? सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि धारा 210 के अधीन, धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, अब अभी हमने क्या बताया? धारा 210 क्या कहती है? धारा 210 कहती है मजिस्ट्रेटों के द्वारा संज्ञान लेने की शक्ति है। इसमें क्या है? धारा 210 में मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। तो इसमें स्पष्ट किया गया है सब क्लॉज 4 में कि जब कोई लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद प्राप्त हो, परिवाद प्राप्त होने की पहली कंडीशन ये हो गई है कि जो भी कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करेगा तो विथ एफिडेविट के होगा। तो जब भी लोक सेवक के विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा, उस स्थिति में डायरेक्ट FIR का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। उसके पहले उस लोक सेवक के अधिकारी, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे उस घटना और परिस्थिति जो सर्कमस्टांसेस बने जिसमें वह घटना घटित हुई या जो भी स्थिति बन रही है उसके तथ्य क्या है उसके बारे में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। कौन? संबंधित मजिस्ट्रेट। जहां पर परिवाद दायर किया गया है संबंधित मजिस्ट्रेट रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसी का? उस लोक सेवक को भी अपना पक्ष रखने का बराबर का मौका मिलेगा। वह लोक सेवक भी अपना उसमें पक्ष रख सकते हैं घटना के संबंध में। उसके बाद विचार करने के बाद ही अन्वेषण का आदेश मजिस्ट्रेट देंगे। अगर वाकई में उस लोक सेवक की गलती है, उस लोक सेवक के द्वारा उस प्रकार का अपराध किया गया है, उस लोक सेवक के द्वारा उस प्रकार का कृत्य किया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है और जांच में भी वो सारी बातें आ चुकी हैं, तो फिर FIR और इन्वेस्टिगेशन का आदेश कौन देगा? मजिस्ट्रेट देंगे।
तो साथियों ये थी BNSS की धारा 175 संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति हमने बताई। इसमें